एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की एसएसटी में बिहार बोर्ड का एक चैप्टर जो कि है भूगोल का, जो चैप्टर काफी दिन से चल रहा था, जिसका नाम था आपदा एवं आपदा प्रबंधन। उसके आगे का पार्ट ही मैं लेके आई हूं जिसका नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जी हाँ, जब कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप, सुनामी, बाढ़ या सूखा जैसी कोई भी आपदा आती है, उस समय हम अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं? आकस्मिक प्रबंधन के द्वारा, त्वरित प्रबंधन के द्वारा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय के बारे में और उसके बाद जानेंगे आकस्मिक प्रबंधन के बारे में। तो परिचय में जानने वाले हैं उन सारी बातों को कि किन किन तरीकों से जो है आकस्मिक प्रबंधन किया जा सकता है और इस चैप्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के बारे में हमें जानने को मिलने वाली है। तो जल्दी से फटाफट से आप सभी जो है आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, क्लास 10th एसएसटी भूगोल में बिहार बोर्ड का एक चैप्टर। चलिए तो इस चैप्टर के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है। आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है? बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है और भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और आग लगने की स्थिति में आपदा प्रबंधन या आकस्मिक प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है। अभी तक अपन ने बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा, आग लगने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, आकस्मिक आपदाओं के बारे में, आकस्मिक यानी कि अचानक से आने वाली आपदाएं जो किसी पूर्व सूचना के नहीं आती हैं, तो आकस्मिक आपदाओं का आकस्मिक प्रबंधन कैसे किया जाए उस बारे में हम जानेंगे। ठीक है तो इन सभी आपदाओं का आकस्मिक प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है उस बारे में जानेंगे और साथ ही साथ राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं। राहत कर्मी शब्द से आप क्या समझते हैं? राहत कर्मी यानी कि जो आपके बचाव कार्य में लगे हुए हैं, जो आपको राहत दिलाने में लगे हुए हैं, ऐसे राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपकरण कौन कौन से होना चाहिए और आकस्मिक प्रबंधन के त्वरित प्रबंधन के घटक या तत्व या एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं इस बारे में जानेंगे। चलिए तो ये हो गई परिचय की बात। परिचय के द्वारा हमने जान लिया कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें जो हैं सीखनी है। क्लियर? अब अपन शुरू करते हैं फटाफट से। देखें तो आपदा प्रबंधन को 2 चरणों में लागू करने की जरूरत होती है। जब कोई भी आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर आता है, तो उसके आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट को 2 चरणों में हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 चरणों में लागू कैसे कर सकते हैं? पहला चरण है आकस्मिक प्रबंधन और एक है दीर्घकालीन प्रबंधन। आकस्मिक प्रबंधन उसे कहेंगे कि तुरंत पे हम क्या कर सकते हैं और दीर्घकालीन प्रबंधन उसे कहेंगे कि हम लंबे समय के लिए क्या कर सकते हैं ताकि ये आपदा जो है हमारी तरफ अब दोबारा लौट के ना आए। बात आ रही है समझ में? अब देखें, आकस्मिक प्रबंधन की बात करें तो आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। क्या बात कही गई है? आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। अगर कोई प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए आकस्मिक प्रबंधन अपनाता है, आकस्मिक मैनेजमेंट त्वरित प्रबंधन को अपनाता है और लोगों के तुरंत बचाव कार्य में उनको राहत दिलाने में लग जाता है, तो वही आकस्मिक प्रबंधन ही प्रशासन की सफलता की कसौटी मानी जाती कि प्रशासन अपने कार्य में सफल हुआ। जिस चीज के लिए प्रशासन को नियुक्त किया गया है वो अपने कार्य में सफल हुआ। क्लियर हो गई एक बात? दूसरी बात की तरफ चलते हैं। देखें, इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को क्या होता है? इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आकस्मिक प्रबंधन होता क्या है आखिर। तो आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत कौन सी बात आती है कि जैसे ही कोई भी आपदा आए, जैसे ही कोई भी डिजास्टर आए, कोई भी संकट आए, तो उसके आते ही उस आपदा से प्रभावित जो लोग हैं
उन लोगों को आपदा से निजात दिलाना, आपदा से मुक्ति दिलाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे देखें, अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में, अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं होती हैं। जैसे कि आग लगी कहीं पे तो सबसे पहले आग को बुझाना और वहां से लोगों को जल्दी से जल्दी तेजी से बाहर निकालना। बाढ़ आती है, बाढ़ जैसे ही आती है तो सबसे पहले लोगों को बचाना जो डूब गए हैं। माल की सुरक्षा नहीं करना, जान की सुरक्षा करना है। सबसे पहली बात कि जो पशु पक्षी या मनुष्य उस बाढ़ से प्रभावित है उनको पहले निकालना। तो जिस तरीके की आपदा आती है उस आपदा के लिए, उस आपदा के बचाव कार्य के लिए, उसके आकस्मिक प्रबंधन के लिए कुछ प्राथमिकताएं होती हैं कि सबसे पहले हमें आकस्मिक प्रबंधन के तहत उस पर्टिकुलर डिजास्टर के लिए, उस पर्टिकुलर आपदा के लिए क्या करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो अपन ने देखा कि आपदा प्रबंधन को 2 चरणों में लागू करने की जरूरत होती है। पहले तो आकस्मिक प्रबंधन किया जाए, यानी कि तुरंत पे क्या जरूरी है। उसके बाद दीर्घकालीन प्रबंधन किया जाए कि यानी लंबे समय तक उस आपदा से कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है। तो आकस्मिक प्रबंधन के बारे में भी अपन ने जान लिया। अब देखें बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कैसे हो सकता है। बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की बात करें तो पहली प्राथमिकता बाढ़ रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना होता है। पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता बाढ़ से रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। पहली प्राथमिकता क्या है? बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की बात हो रही है तो आकस्मिक प्रबंधन में ही पहली प्राथमिकता क्या होती है बाढ़ की स्थिति में, पहली प्रायोरिटी क्या होती है बाढ़ की स्थिति में? वो ये है कि पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना नहीं है ना, बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। बाढ़ से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। उसके बाद देखें, उसके बाद मवेशियों को तथा घर के सामानों को बाहर निकालने की प्राथमिकता होती है। उसके बाद कौन सी प्राथमिकता होती है? मवेशियों को और घर के सामान को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। मवेशी यानी कि पशुओं को, पक्षियों को बाढ़ से हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं और घर के सामानों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। पहले तो भाई आदमियों को निकालो, लोगों को, फिर पशु पक्षियों और घर के सामानों को बाहर निकालो ताकि वो चीजें डूब ना जाएं, बह ना जाएं, उनकी सुरक्षा करें। फिर देखें, यह सुरक्षित स्थान गांव के बाहर तटबंध की ऊंची भूमि। अब भाई उस सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है? भाई बाढ़ से आप लोगों को निकाल रहे हो, मवेशियों को निकाल रहे हो और साथ ही साथ घर के सामान को भी निकाल रहे हो, तो एक सुरक्षित जगह पे पहुंचाना तो होगा उनको। तो वो सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? तो यह सुरक्षित स्थान गांव के बाहर तटबंध की ऊंची भूमि, गांव के छत वाले ऊंचे मकान या कोई भी सार्वजनिक निर्मित बाढ़ मुक्त क्षेत्र जो है हो सकता है। क्लियर हो गई यहां तक की बात है? अब देखें आगे। भोजन और पेयजल की व्यवस्था। उसके बाद हम क्या करेंगे? आकस्मिक प्रबंधन में भोजन और पेयजल की व्यवस्था करेंगे आवश्यक रूप से। भाई इंसानों को आपने बचाया है, जानवरों को आपने बचाया है, उन तक पीने का स्वच्छ पानी, स्वच्छ पेयजल और भोजन उन तक पहुंचाया जाए, उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद देखें, बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था करी जाए। महामारी से बचने के लिए गर्म जल, ठीक है, गर्म भोजन तथा छोटे से जगह में मिलजुल कर रहने के लिए, भाई ऐसा तो है नहीं खूब सारी जगह जो है सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए उपलब्ध हो जाए। जगह छोटी होगी, लोग ज्यादा होंगे, सारे लोगों को एक साथ रहना है तो सब मिलजुल कर रहे हैं, और तो छोटे से जगह में मिलजुल कर रहने का वातावरण बनाना और आकस्मिक प्रबंधन का ही हिस्सा है। ठीक है, इतनी बातें सीख ली। फिर देखें, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था। भाई पशु क्या खाते हैं? चारा खाते हैं। आपने पशुओं को बाहर निकाला है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है, तो उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करना जरूरी है। तो पशुओं के लिए क्या करना है? चारे की व्यवस्था करना है। ठीक है, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक होती है। फिर देखें, यदि बाढ़ का पानी कई दिनों तक, यदि बाढ़ का पानी कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति में हो, यदि बाढ़ का पानी कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति में हो, यानी कि जिस जगह बाढ़ आई है पानी उसी जगह कई दिनों तक भरा रहे, तो वो पानी जो है सड़ने लगेगा।
कई जगह माने एक ही जगह पर कई दिनों तक पानी जब जमा रहेगा तो जमे हुए पानी में कीटाणु उत्पन्न होंगे, मच्छर उत्पन्न होंगे, गंदगी पैदा होगी। तो यदि बाढ़ का पानी कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति में हो तो क्या होता है, महामारी की संभावना जो है होती है। कौन सी संभावना होती है, महामारी की संभावना होती है। महामारी किसे कहते हैं भाई, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैलने वाली कोई बीमारी जो कि सब लोग उससे बीमार हो जाए, उसे कहते हैं महामारी। क्लियर हो गई बात। ये बातें हो गई कि आकस्मिक प्रबंधन प्राथमिकता के अनुसार स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जा सकता है। फिर देखें, अभी अपन ने बाढ़ में आकस्मिक प्रबंधन देखा था, अब हम देखेंगे भूकंप और सुनामी में किस तरीके से आपदा प्रबंधन या आकस्मिक प्रबंधन किया जा सकता है। तो भूकंप एवं सुनामी की स्थितियों में आकस्मिक प्रबंधन की बात करें तो भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं, देखें, बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना। बचे हुए विस्थापित लोग जो हैं, यानी कि उस आपदा से जितने लोगों को आपने बचाया, ठीक है, किससे, भूकंप से या सुनामी से, जिन लोगों को आपने बचाया है, जैसे देखें भूकंप आया है किसी जगह पर और वहां पर जो है देखें बिल्डिंग की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, मलबा जम गया है, कई लोग इस मलबे में दब भी गए हैं। तो जिन लोगों को आपने बचाया है उन बचे हुए विस्थापित लोगों को, विस्थापित शब्द से क्या मतलब है, विस्थापित यानी कि एक जगह से दूसरे जगह लोगों को शिफ्ट करना, विस्थापित करना। तो बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना और उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब सभी प्रकार की सुविधाएं क्या हो सकती हैं, भोजन, पानी, रहना, दवाइयाँ, ये सारी चीजें उपलब्ध कराना। ठीक है। फिर देखें दूसरा भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कौन सा हो सकता है, तो वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो अभी भी दबे हुए हैं, ठीक है, जो लोग मलबे में दब गए हैं उनको निकालना। उसके बाद अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोगों को, अकाल मृत्यु प्राप्त, पहले से तो मतलब निश्चित नहीं था कि ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब भूकंप या सुनामी जैसी कोई आपदा विपदा आती है, कोई घोर संकट आता है, तो उसमें जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसे अकाल मृत्यु ही कहा जाता है। तो अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोगों को और जानवरों को सही स्थानों पर दफना कर या धार्मिक रीतियों के अनुरूप अंतिम संस्कार करना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो महामारी फैलने की संभावना रहती है, डेड बॉडी जो है सड़ने लगेगी, बीमारियां फैलेंगी। क्लियर हो गई यहाँ तक की बातें। तो भूकंप और सुनामी की स्थिति में 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब देखें आग लगने की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में आपदा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है उसको जानते हैं। आग लगने की स्थिति में तो देखें शुष्क गर्मी ऋतु में, शुष्क गर्मी की ऋतु में क्या होता है, गांव के गांव जो है आग से स्वाहा हो जाते हैं। शुष्क गर्मी की ऋतु में जब कोई पानी वानी जैसी कोई भी संभावना नहीं है, एकदम कड़क गर्मी में क्या होता है, गांव के गांव जो है आग से स्वाहा हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में गांव के गांव का आग से स्वाहा हो जाना, जैसे कि देखें आप, अगर खेत में आग लग गई गर्मी में, ठीक है, आग फैलती जाती है, एक खेत से दूसरे खेत गांव में पहुंच जाती है। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में गांव के गांव आग से स्वाहा हो जाना आपदा का ही एक रूप है, आपदा ही है ये। आपदा किसे कहते हैं, बिना पूर्व सूचना के आया संकट, परेशानी। तो ऐसी स्थिति में यानी कि आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की 3 बड़ी जिम्मेदारी होती है। कौन कौन सी 3 बड़ी जिम्मेदारी होती हैं उसको देखते हैं। तो आग में फंसे हुए लोगों को जो है बाहर निकालना, जो व्यक्ति आग में फंस चुके हैं उनको उस आग से बाहर निकालना। उसके बाद देखें घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना। जो व्यक्ति घायल हो चुके हैं उनको तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना। और प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे भाई, आग लगी है तो आग लगने की स्थिति में प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड जिसे कहा जाता है उसमें क्या करेंगे, ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना और बर्नॉल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना। बर्नॉल एक औषधि है जो आग लगने पर जो है अगर अपन उसको लगा दें तो थोड़ी राहत महसूस होती है। तो बर्नॉल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना, इससे जलन में जो है राहत होती है। 2 बातें सीख ली, ठीक है।
उसके बाद देखें, अब देखें आग के फैलाव को रोकना, भाई आग ज्यादा ना फैल पाए, ज्यादा जगह फैलेगी तो ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा लोग जो है उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो आग के फैलाव को रोकना, जिसके लिए नजदीक में उपलब्ध बालू, मिट्टी, अगर तालाब हो तो तालाब के जल का उपयोग। अब आग के फैलाव को कैसे रोका जा सकता है भाई, आग ना फैल पाए उसके फैलाव को कैसे रोका जा सकता है कि अगर नजदीक में बालू यानी कि रेत उपलब्ध हो, मिट्टी उपलब्ध हो या तालाब हो तो तालाब के जल का उपयोग करके, और अग्निशामक दल को, फायर ब्रिगेड जिसे कहा जाता है, तो अग्निशामक दल को बुलाना, तथा यदि झुग्गी झोपड़ी हो तो कुछ दूरी से इस प्रकार उखाड़ फेंकना कि अगले मकान तक आग का संकट ना हो सके। जिस एरिया में आग लगी हो और वहां पे झुग्गी झोपड़ी बनी हो पास में ही, तो ये संभावना हो अगर कि वो आग उस झुग्गी झोपड़ी को जो है पकड़ सकती है ना, और उस झुग्गी झोपड़ी के जरिए जो है आगे की झोपड़ियों में पहुंच सकती है, आगे के घरों में पहुंच सकती है। तो झुग्गी को इस तरह से उखाड़ फेंकना ताकि आग जो है आगे तक और झुग्गियों तक ना पहुंच पाए और घरों तक ना पहुंच पाए। ठीक है, फिर देखें भाई ये 3 उपाय तो हो गए भाई कि किस किस तरीके से आग लगने पर सबसे पहले हमें ये 3 उपाय करने हैं। आकस्मिक प्रबंधन आग लगने पर कौन कौन से करने हैं। अब देखें, यदि आग के कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट है, यदि आग के कारण विद्युत का शॉर्ट सर्किट है तो सबसे पहले बिजली लाइन को विच्छेदित करना यानी कि बिजली लाइन को बंद कर देना, और इसके बाद ऊपर वर्णित आकस्मिक प्रबंधन के अनुसार करना। अगर आग किसके कारण लगी है, बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि बिजली बंद कर दो। उसके बाद ऊपर के जो 3 आकस्मिक प्रबंधन बताए हैं उनको अपनाओ। फिर देखें, आग के समय यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर फंसा हो, आग के समय यदि कोई व्यक्ति जो है छत के ऊपर फंसा हो तो उसे बाहर से सीढ़ी लगाकर उतारने का कार्य करना। ऐसा नहीं कि उससे बोले कि भाई घर से जल्दी अंदर से ही आप सीढ़ी उतर के आओ, नहीं, घर के अंदर आग लगी हुई है, वो छत पे है, छत के बाहर से आप सीढ़ी लगाएं, जिसे अपन नसैनी बोलते हैं। ठीक है, तो आग के समय यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर फंसा हो तो उसे बाहर से सीढ़ी लगाकर उतारने का कार्य करना, या फिर हेलमेट या अग्नि प्रतिरोधी फायर रेजिस्टेंस यानी कि अग्नि प्रतिरोधी जैकेट, जिन पे ऐसी जैकेट पहनना जो अग्नि प्रतिरोधी हो, जो आग को ना पकड़ पाती हो, उसे पहनकर उसे बाहर निकालने का काम करना। क्लियर? अब देखें आगे, अब देखें राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपचार क्या हो सकते हैं। राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपचार की बात करें तो राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपचार क्या हो सकते हैं। देखें, ग्राम पंचायतों के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन समिति बनाए। प्रत्येक गांव की पंचायत के लिए क्या आवश्यक है, प्रत्येक गांव की पंचायत के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक गांव में जो है आपदा प्रबंधन समिति बनाए और स्वयंसेवी संस्थाएं उससे आवश्यक प्रशिक्षण भी दें। एक ऐसी आपदा प्रबंधन समिति बनाई जाए जिसमें लोग हों और वो राहत कार्य करते हों और इन्हें राहत कार्य संबंधी, आपदा प्रबंधन कार्य संबंधी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी दी जाए। उसके बाद देखें, राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि ऐसी समितियों को कुछ आवश्यक उपकरण और प्राथमिक उपचार के उपकरण उपलब्ध कराएं। जो राहत समितियां बनाई हैं, आपदा प्रबंधन की समितियां बनाई हैं आपदा से निपटने के लिए, तो राज्य सरकार का यह दायित्व तो होता है कि ऐसी समितियों के लिए कुछ आवश्यक उपकरण जो कि राहत सामग्री होती है वो उपलब्ध कराएं और प्राथमिक उपचार के उपकरण जो है उपलब्ध कराएं। उसके बाद देखें, आवश्यक उपकरणों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। आवश्यक उपकरणों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? 2 वर्गों में। पहले होते हैं कि बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण। कुछ उपकरण कैसे होते हैं? बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण होते हैं और कुछ होते हैं बचाव दल के लिए उपकरण। बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण और बचाव दल के लिए जो है निजी उपकरण होते हैं। ठीक है, अब देखें, बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण क्या हो सकते हैं। राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपकरण की बात हो रही है, तो बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण क्या हो सकते हैं? जैसे कि देखें, हेलमेट, लाइफ जैकेट, टॉर्च, कीटनाशक दवा, गम बूट, सीटी। किसके लिए? बचाव कर्मियों के लिए, जो बचा रहे हैं आपको, आग से बचा रहे हो, किसी भी तरीके की आपदा से बचा रहे हो। तो सबसे पहले तो उन्हें हेलमेट पहना दो। ठीक है,
लाइफ जैकेट पहना दो, उसके बाद एक टॉर्च दे दो, एक कीटनाशक दवा दे दो, गमबूट पहना दो और एक सीटी दे दो, ताकि सीटी बजाकर वो लोगों को आगाह कर सकें। ठीक है। बचाव दल के लिए क्या उपकरण हो सकते हैं? बचाव दल के लिए भाई सीढ़ी प्रोवाइड कराना, जैसे कि आग लगी है तो लोगों को वो सीढ़ी, घर के बाहर सीढ़ी लगा के बचा सकें। बाढ़ आई हो तो भी उस सीढ़ी के जरिए बचा सकें। रस्सी दी जाए, घिरनी दी जाए, प्राथमिक उपचार बॉक्स दिया जाए, फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाए। प्राथमिक उपचार बॉक्स को अपन क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। ठीक है। हथौड़ा दिया जाए एक, और एक स्ट्रेचर दी जाए। स्ट्रेचर किस लिए? ताकि वहां से लोगों को उस पर लेटा के वापस लाया जाए, निकाला जाए। प्राथमिक उपचार के सामान क्या हो सकते हैं? जो प्राथमिक उपचार का बॉक्स दिया है उसमें क्या हो सकते हैं उपचार? साबुन, बैंडेज, रुई एंटासिड, थर्मामीटर, क्रैप बैंडेज, ठीक है, कैंची, दस्ताने, ORS के पैकेट, कीटाणु रहित मरहम पट्टी और चिपकाने वाली टेप। ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार के तहत ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद देखें, आकस्मिक प्रबंधन के 3 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं आकस्मिक प्रबंधन के? आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक हैं। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव व मोहल्ले के लोग। आकस्मिक प्रबंधन में कौन कौन शामिल हो सकता है? तो स्थानीय प्रशासन, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, ठीक है, लोकल गवर्नेंस है। स्वयंसेवी संगठन है जो लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, काम करते हैं। और गांव और मोहल्ले के लोग, एक दूसरे की मदद की सहायता से बचा जा सकता है। तो प्रबंधन की अग्रिम पंक्ति में, सबसे आगे की पंक्ति में, प्रबंधन की अग्रिम पंक्ति में गांव और मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। और इसके लिए युवकों को, यानी कि गांव और मोहल्ले के जो युवक हैं, उसके लिए युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि मानसिक रूप से वो मजबूत रहें, घबराएं नहीं, सकारात्मक बने रहें, दूसरों को बचाने का काम करें। और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि किस तरीके की आपदा में कौन सी चीजें उपयोगी साबित हो सकती हैं, किस तरीके से लोगों को आपदा से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस तरीके की जो है ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद देखें, यह कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी किया जा सकता है। कौन सा? आपदा प्रबंधन का कार्य। फिर देखें, वस्तुतः स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे न सिर्फ युवकों को प्रेरित और प्रशिक्षित करें। स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए क्या आवश्यक है कि वे न सिर्फ युवकों को प्रेरित और प्रशिक्षित करें, यानी कि इंस्पायर और ट्रेंड करें, वरन लोगों को फिल्में या वीडियो दिखाकर, यानी कि आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जा सकता है, इस तरीके की कुछ फिल्में या मूवीज या वीडियो दिखाकर बहादुरी के कारनामों को दिखाएं, जिससे कि आपदाओं से लड़ने की मानसिक दृढ़ता जो है उत्पन्न होगी। मानसिक रूप से व्यक्ति जो है सक्षम होगा उस आपदा से निपटने के लिए। फिर देखें, आपदा प्रबंधन को दिनचर्या का एक अंग समझना आवश्यक है। आपदा प्रबंधन को जो है अपनी डेली रूटीन का एक अंग समझना जो है बहुत आवश्यक है। उसके बाद देखें, इस पॉइंट की तरफ नजर डालें तो स्वयंसेवी संस्था गांव के युवकों तथा पंचायत प्रबंधन के बीच कौन कौन, अपन ने 3 बातें करी थी। 3 बातें कौन कौन सी करी थी अपन ने? एक तो गांव या मोहल्ले के युवकों को प्रशिक्षित किया जाए। दूसरी बात करी थी अपन ने कि गांव या मोहल्ले के लोगों को प्रशिक्षित करने के अलावा वहां का स्थानीय स्वशासन जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है, वो सतर्क रहे, वो लोगों के लिए काम करे और स्वयंसेवी संगठन काम करे। तो स्वयंसेवी संस्था गांव के युवकों तथा पंचायत प्रबंधन के बीच समन्वय आवश्यक है। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। तीनों मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करें, समझदारी के साथ काम करें, साझेदारी के साथ काम करें, तभी आपदा प्रबंधन जो है सफल हो सकता है। उसके बाद देखें, ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म और लिंग का कोई महत्व नहीं है। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, इसमें कोई महत्व नहीं है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान रूप से एक दूसरे की आपदा के दौरान जो है मदद करनी चाहिए। तो मिलजुल कर लोग आपदा से लड़ने, मिलजुल कर ही आपदा से लड़ने का संदेश देना आवश्यक है। क्लियर यहां तक की बात है? अब देखें, आपदा प्रबंधन के घटक के बारे में बात कर ली। अब देखें, इस प्रकार का संदेश, यानी कि आपदा प्रबंधन से मिलजुल कर ही निपटा जा सकता है, इस प्रकार का संदेश विद्यालय के बच्चों को भी देने की जरूरत है। और ये कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जो है किया जा सकता है।
अब देखें, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल गवर्नमेंट है वहां की, ठीक है। जैसे राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी उसके नीचे जिला स्तर की सरकारें आती हैं, जिला परिषद आती है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम आती है, या ग्राम पंचायत आती है, ग्राम सभा या ग्राम समिति आती है, उनका काम होता है कि आकस्मिक प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का जो है दायित्व जो है निभाएं। इसके लिए क्या आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें। आपदा से निपटने के लिए राहत शिविरों का आयोजन कराया जाए। अब राहत शिविर क्या होते हैं भाई? राहत शिविर, कोई भी आपदा आई है तो राहत शिविर का मतलब ये होता है कि उन शिविरों में लोगों को जो है बचा के विस्थापित किया जाता है, यानी कि वहां पर रोका जाता है एक स्थान से, आपदा प्रभावित क्षेत्र से, आपदा प्रभावित स्थान से लाकर उस क्षेत्र में रखा जाता है। वहां पर उनके रहने की, खाने की, शुद्ध भोजन की, शुद्ध पानी की, दवाई की, हर चीज की व्यवस्था जो है करी जाती है। फिर देखें, वहां पे सभी उपकरण हो, कहां पे जो राहत शिविर लगाए गए हैं तो वहां पे सभी उपकरण, प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं, और एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक यानी कि फायर ब्रिगेड, अग्निशामक को क्या कहा जाता है? फायर ब्रिगेड, ठीक है। ये सारी व्यवस्था में जो है वहां के शासन को, स्थानीय शासन को, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को जो है तत्परता दिखानी चाहिए। उसके बाद देखें, कागजी दाव पेच में ना पड़कर, कागजी दाव पेच में ना पड़कर कि भाई जब तक ऊपर से सरकार की अनुमति नहीं आएगी, जब तक साहब अपने सिग्नेचर नहीं बनाएंगे, काम आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा आपदा की स्थिति में। तो कागजी दाव पेच में ना पड़कर राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बनाया जा सकता है। तो कुछ इन तरीकों के द्वारा आकस्मिक प्रबंधन से तीनों तरीके के लोग, चाहे वो स्थानीय स्वशासन हो, चाहे वो स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे वो वहां के गांव या मोहल्ले में रहने वाले युवक हों, लोग हों, तीनों मिलकर के इस तरीके से उस आपदा से बहुत ही आसानी से निपट सकते हैं। चलिए तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। आज हमने देखा आकस्मिक प्रबंधन, आपदा की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन से कैसे निपटा जा सकता है, आकस्मिक प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, यानी कि आकस्मिक प्रबंधन के द्वारा आपदा से कैसे निपटा जा सकता है, ये चीज हमने जान ली। तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे खत्म होता है। कल यानी कि अगले दिन इसके आपको मिलेंगे क्या? इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, दोनों चीज़ें वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एटीएस, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी, इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।